हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर उम्र के बच्चे को, हर उम्र के स्टूडेंट को, देखिए क्या आप अपनी स्कूल लाइफ में हैं, कॉलेज लाइफ में हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम सभी लोग देते हैं, तो मैं आपको एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अपना कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल से लेके कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका, तो आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे मैनेज करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा कि टाइम टेबल को एज पर सब्जेक्ट, एज पर रेशो कैसे बनाना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट आपको टिप्स जानने को मिलेंगी जिन्हें अपनाकर आप आसानी से सफल हो सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपसे जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ने के साथ साथ आपकी स्टडी के बाद में भी उन पॉइंट्स का, उन टॉपिक्स का आपकी लाइफ में बहुत महत्व होने वाला है। तो देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जुड़े रहिए एंड तक। वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, बहुत टाइम लगा के बनाया गया है। तो हम अपनी वीडियो पे शुरुआत करते हैं कि आपको किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, देखिए काफ़ी व्यूज़ आ जा रहे हैं वीडियो पर, बट अभी भी क्या है, शेयर और लाइक, वीडियो देखते पसंद भी आ रहा है लेकिन लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, देखिए आप, जब मैं कोई भी एग्ज़ाम बोल रहा हूँ तो आप उसको किसी भी एग्ज़ाम से लिंक कर सकते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं आर द बेस्ट वे टू चूर्न आउट द बेस्ट अमॉन्ग ऑल। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं तो आप भी कोशिश करते हैं कि कुछ भी आइटम मुझे ख़रीदना है, कोई भी बुक मुझे लेनी है, तो मैं उसमें से चूज़ करूं कि मेरे पास बेस्ट बुक क्या है। तो जो चूज़ का ऑप्शन है, राइट टू चूज़, ये राइट टू चूज़ क्या है, एक्चुअली स्टूडेंट्स का अधिकार होता है। तो इसी आधार पे एक्चुअली जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप किसी कंपनी में या आप स्कूल में मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ऐसे ही उस एग्ज़ाम लेने वाले का भी एक राइट टू चूज़ ऑप्शन होता है कि वो जो बेस्ट हैं उनमें से भी बेस्ट को चूज़ करे अपनी कंपनी के लिए या अपने वर्क के लिए। तो इट इज़ ट्रू दैट competitive exams not that easy to face या ace, but it is also not something impossible। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो competitive एग्ज़ाम है आसान नहीं होते हैं, बट impossible भी नहीं होते हैं। with proper guidance and hard work you can easily crack any competitive exam। देखिए, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ बड़ी आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। If you are facing problem while getting ready for a exam and don't know what to do and how to do, देखिए दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें क्या करना है एंड सेकंड वन इज़ हमें कैसे करना है। देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या करना है तो हमारा रास्ता क्या है, खुल जाता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। और अगर हमें पता चल जाए कि कैसे करना है तो हमारी सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, आप इस वीडियो लेक्चर में यही सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये लेक्चर आप ही के लिए बना है अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जिज्ञासु हैं, अगर आपको कोई भी इस टाइप की डिज़ायर है आपके अंदर कि मैं कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसे अपना मन पढ़ाई में लगा सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। देखिए, जो आज के स्कूल्स हैं एंड कोचिंग्स हैं, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक्चुअली हमको ये तो बताया जाता है व्हाट टू डू, बट ये नहीं बताया जाता हाउ टू डू। तो हमारा इस टॉपिक में जोर रहेगा हाउ टू डू पर। व्हाट टू डू ये सबको पता है, सब बता देते हैं कि भाई क्या करना है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो, कैसे करना है, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। कोचिंग सेंटर्स भी ओनली आपको खाली खाली, मैं कह सकता हूँ, किताबी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो पहले दो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं आप इनको दिमाग में रख लीजिए। कहीं भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप एक पेन और पेंसिल साथ में लेके बैठिए, कॉपी के साथ में, उस जस्ट इन पॉइंट्स को आप शॉर्ट में लिखते रहिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स विदाउट कोचिंग। देखिए, मैं इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बिना कोचिंग के आप
प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्फ से भी। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे कि भाई आपको कोचिंग नहीं करनी है, वो आपकी इच्छा है। मैं ये इस समझ के बना रहा हूँ ये टॉपिक कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे गाइडेंस दी जाए। यानी उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल ये फ़ायदा करने वाला है, बेनिफिट देने वाला है, जो लोग कोचिंग प्रेफर नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, घर में रह के सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, क्या वजह है जो भी हो। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि अगर आप कोचिंग जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको भी उससे काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। You can find many coaching centers who guarantee you effective training to crack the exam. Though their fees are high, still people can join them so as to pass through the exams. एग्ज़ाम पास करने के लिए मजबूरी हो जाती है, जो खुद नहीं भी पढ़ सकता है, जो नहीं भी ये एग्ज़ाम पास कर सकता है, वो भी कोशिश करता है कि मैं वहाँ जाके पढ़ूँ क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। बट इज़ द ओनली पॉसिबल वे टू गेट थ्रू द कम्पिटिटिव एग्जाम्स बाई ज्वाइनिंग कोचिंग्स? क्या ओनली कोचिंग के थ्रू ही आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं? जी नहीं। देयर आर मैनी पीपल, और भी इतने लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े IAS लेवल तक के एग्ज़ाम पास किए हैं विदाउट कोचिंग। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, यू कैन डू। जो कैन है तो अपने आप में बस यही पॉजिटिवनेस लेके चलनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कि यू कैन डू। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, जिसका सहारा लेकर आप बड़ी आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं। और देखिए, अब हम अपने जो टिप्स हैं उनकी शुरुआत करते हैं आपसे। अगर आप स्कूल या कोचिंग जाते हैं तो देखिए वहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाता है आप उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल मैच कर लें। यानी आपका जो होम स्टडी का शेड्यूल है वो आपके जो टाइम टेबल है स्कूल का उससे सिंक कर ले। यानी जो आपका अध्यापक ने, जो टीचर ने, जो ट्यूटर ने जो भी आपको पढ़ाया है, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि उस टॉपिक को जस्ट एक बार घर आने के बाद रिवाइज़ कर लें। जस्ट ज़्यादा टाइम ना देके हल्की हल्की सरसरी नज़र से भी आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। प्लान योर स्टडी टाइम। देखिए, अपना स्टडी टाइम प्लान करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स थ्योरी बताना चाहता हूँ। देखिए, जस्ट लुक टॉपिक बिफोर क्लास। देखिए, आज आप क्लास में जा रहे हैं या कोचिंग में जा रहे हैं तो आपको मोस्टली पता होता है कि आज मेरे क्लास टीचर या मेरे टीचर जो हैं मुझे क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जस्ट आप क्लास जाने से पहले जस्ट 10 से 15 मिनट में उस टॉपिक को हल्की सी नज़र से देख लीजिए। जैसी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल्ली ऑब्जर्व करके देखना, जस्ट हल्की सी नज़र देख लीजिए तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद बी अटेंटिव इन द क्लास। सेकंड पॉइंट, जब आपने ऑलरेडी घर में पढ़ लिया था हल्का सा, वो क्लास में फिर टीचर ने आपको पढ़ाया तो आपकी पकड़ उस पर काफ़ी मजबूत हो गई। एंड रिवाइज आफ्टर द क्लास, वो घर आके उसको हल्का सा जो 15 मिनट पहले पढ़ा था क्लास में पढ़ा और 15 मिनट उसको बाद में रिवाइज कर लीजिए। तो ये आपका 30 मिनट्स आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपकी जो मेमोरी है परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होने लगेगी धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट, हैव अ शॉर्ट स्टडी पीरियड। देखिए, जो आपका स्टडी पीरियड है, जो स्टडी का टाइम है आपका, उसको ज़्यादा लंबा मत खींचिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे पढ़ने 2 बजे से पढ़ने बैठे और 8-9 बज के 6-7 घंटे कंटिन्यूस पढ़े जा रहे हैं। देखिए, ऐसा करने से आपको 2-4 दिन तो मज़ा आएगा क्योंकि आप, लेकिन ये धीरे धीरे क्या लेंथी और बोरिंग प्रोसेस होता है। कोशिश कीजिए कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बाद 15 मिनट या 20 मिनट का एक ब्रेक, कंपलसरी ब्रेक ज़रूर लें। उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और हो सके तो जस्ट कहीं एकांत में जाके घूम सकते हैं जहाँ पे अच्छा वेदर हो। फोर्थ पॉइंट, स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क ओनली। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, दैट्स वाई आई राइट द वर्ड ओनली। देखिए, आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, बट उससे बेटर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है कि कौन सी चीज़ को कैसे करें। जब ये नहीं सीखोगे आप हाउ टू डू, तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे। टेकिंग ब्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू स्टडी टू मच एट वन गो, यू मे नॉट रिमेंबर अ थिंग ड्यूरिंग एग्जाम। इफ़ यू आर स्टडिंग ऑल मॉर्निंग, टेक सम आवर्स ऑफ ड्यूरिंग द इवनिंग एंड प्ले ए गेम और समथिंग। देखिए, अगर आप सुबह काफ़ी देर तक पढ़ लिए तो शाम को कोशिश करो 1 घंटा आपको गेम खेलो, कोई योगा प्राणायाम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इंटरेस्टिंग, कोई भी एडवेंचरस चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, लगातार एक चीज़ नहीं करनी है। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो,
बट उसको एक कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। देखिए, अपने पास में एक पानी की बोतल रखिए। ड्रिंक सम वाटर इन बिटवीन एंड फॉर रिफ्रेशिंग यू कैन टेक टी और कॉफ़ी। देखिए, टी और कॉफ़ी का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया गया कि अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हैं तो आपको कभी कभी ना डिजीनेस, स्लीपीनेस फील होती है। तो कोशिश करना उस डिजीनेस में आप पानी से काम चलाना। अगर पानी से बाद भी आपको लगता है तो हल्का हाफ कप या 1 कप आपको टी या कॉफ़ी, ओनली 1 कप, नॉट मोर देन दिस। और अगर ग्रीन टी है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। और कोशिश करना जब आपको स्लीपी फील हो रहा है तो उस टाइम पे ना पढ़े, क्योंकि जो आप स्लीपी एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं तो गारंटी है कि वो आपकी मेमोरी में, जो आपकी सेल्फ है, जो आपकी लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाके स्टोर नहीं होने वाला है। तो स्टोरिंग बहुत ज़रूरी है। स्टोरिंग करने के लिए आपको जगा हुआ होना, एक्टिव होना, अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ फार अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस। देखिए, डिस्ट्रक्शंस जो हैं उनसे अपने आप को दूर बनाए रखनी है। देखिए, कई डिस्ट्रक्शंस आपका कई तरह का हो सकता है। कुछ डिस्ट्रक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जहां आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। एक्चुअली पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्या है, बहुत शांति प्रिय होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां आपको उसके अलावा कोई भी कंसंट्रेशन करने में दिक्कत ना हो। इसलिए कहा जाता है कि जो सुबह सुबह का टाइम होता है, अर्ली आवर्स ऑफ द डे आर द बेस्ट टू स्टडी। इसलिए सुबह सुबह के जो आवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। देखिए, उसके बाद में एक चीज़ कभी कभी क्या होता है, अपना फ्रेंड सर्कल्स, गर्ल फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में उनको कुछ दिन के लिए भूल जाइए। स्पेशली स्टडी के टाइम पे उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। रीड द टेक्स्ट थोरोली, नो शॉर्टकट्स। देखिए, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको उस बुक को या उस टेक्स्ट को, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है, उसमें शॉर्टकट मत लगाइए, क्योंकि शॉर्टकट कभी सक्सेस नहीं ला सकती। तो रीड द टेक्स्ट थोरोली व्हेन यू स्टार्ट अ बुक। देखिए, आपने कोई बुक स्टार्ट की है आज, तो सबसे पहला बुक पढ़ने का एक तरीका होता है, फर्स्ट ओवरव्यू। पहले एक बुक को जस्ट सरसरी नज़र से आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, या 1 घंटा मान लो मैक्सिमम, उस पूरी बुक को देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। आप उसके जो स्टार्टिंग में कॉन्टेक्स्ट होता है, इंडेक्स होता है, इंडेक्स के थ्रू देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। उन पे देखिए कि हमें क्या क्या इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी, तो उन टॉपिक्स को अपने दिमाग में रख लीजिए। इसको बोलते हैं ओवरव्यू करना। उसके बाद बुक को पढ़िए, जो टॉपिक्स आपके काम के हैं उन टॉपिक्स को पढ़िए, नोट सेलेक्टिवली बट थोरोली। रिमेंबर कीवर्ड्स। देखिए, कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या अगर बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप बुक्स के ऊपर हाइलाइटर का यूज़ करें, क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम जब आपका होता है तो एग्ज़ाम में आपकी में पेपर किसी और का, इंग्लिश का पेपर है तो सेपरेट थिंग है। अगर इंग्लिश का पेपर नहीं है तो आपकी ग्रामर वहाँ पर इतना मैटर नहीं करती है, वहाँ पे आपके कीवर्ड्स मैटर करते हैं कि आप उन कीवर्ड्स को यूज़ कर पा रहे हो या नहीं। तो कीवर्ड्स जैसे ही आप हाईलाइट करोगे तो आपको मेमोरी में वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। जब आप पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि हमेशा अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें। आपको जो भी ऐसा लगता है कि ये काम की चीज़ है, कुछ नया मिल रहा है, तो आप उसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम क्या है, 2-3 पेजों की समरी को एक छोटे से हाफ या क्वार्टर पेज में समराइज़ कर सकता है, या कोई फ्लो चार्ट बना लीजिए जिससे आपको बनाने में, जैसे एक ये बना लिया मैंने, इसके 4-5 ये बना लिया, तो इससे लिंक जो भी चीज़ें हैं वो मुझे पूरा का पूरा डायग्राम आसानी से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में रिमेंबर करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डोंट मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग। देखिए, राइटिंग नहीं छोड़नी है, चाहे 1 लाइनर में बनाइए लेकिन कुछ ना कुछ लिखते रहिए। डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट स्पेशली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। देखिए, आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या, या हमारा जो स्टडी कल्चर है उसकी सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि हम क्या है एक्चुअली मार्क्स ओरिएंटेड हो चुके हैं, ना कि नॉलेज ओरिएंटेड। तो मार्क्स के आधार पे क्या है, काफ़ी स्ट्रेस आता है बच्चों को, और इस स्ट्रेस की वजह से ना तो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे जा पाते हैं, ना उनका रिजल्ट अच्छा आता है, और उनका जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है वो लेवल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, और काफ़ी गलतियाँ वो बच्चे कर सकते हैं। टेक प्रॉपर डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज, प्रेफरेबली योगा एंड मेडिटेशन। आपकी डाइट जो है एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। रात को सोते टाइम आप कुछ ऐसी चीज़ ना लें जो ज़्यादा तीखी है, ज़्यादा चाय, इस टाइप की चीज़ें, उससे क्या है आपको नींद भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि नींद का होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। आपको नींद पूरी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे सो, लेकिन जो भी अगर 6 घंटे की नींद ले रहे हो तो कोशिश करो वो साउंड स्लीप होनी चाहिए। सोते टाइम हो सके तो फ़ोन को साइलेंट या
स्विच ऑफ कर दीजिए। डोंट बी टू सोशल, स्पेशली एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले और जो एग्ज़ाम के टाइम में अवॉइड करना है ज़्यादा सोशलिटी, मेल मिलाप, इन सब चीज़ों को उस टाइम पे अवॉइड करना है, स्पेशली जब आप एग्ज़ाम के दौर में हैं। डोंट स्टडी वन टफ सब्जेक्ट आफ्टर अदर। देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ हार्ड लगता है और रीजनिंग हार्ड लगती है, इंग्लिश मेरी ठीक है, जीके मेरी ठीक है, तो मैथ के तुरंत बाद आपको दूसरा हार्ड सब्जेक्ट रीजनिंग नहीं पढ़ना है, आप इसको स्किप कीजिए। आप जो आपको ईजी लगता है उसके बाद आइए आप इंग्लिश या रीजनिंग पे। उसके बाद आपको लगता है कि ये अच्छा है तो फिर ये, उसके बाद में फिर आपको एक ईजी एक हार्ड, एक ईजी एक हार्ड, इस टाइप से आपको अपनी स्टडी का जो पैटर्न है उसको चेंज करना है। नो योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन योर वीकनेस। देखिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट मुझे पसंद हैं। उन पसंद में भी आपको सेलेक्टिवली नहीं होना है कि इसमें 2 टॉपिक पसंद है, 2 पसंद नहीं है। और अपनी वीकनेस को पहचानो कि भाई मुझे ये टॉपिक शायद थोड़े हार्ड लगते हैं, तो उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना है आपको। टेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब। देखिए, आज के टाइम में अगर मैं कहूँ जो एपिडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, उसके टाइम में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया या स्पेशली यूट्यूब जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन कोचिंग्स, तो उसके लिए एक बहुत ईजी प्लेटफॉर्म मिल चुका है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, मिसयूज़ नहीं कीजिए। तो ये थे वो पॉइंट्स जिनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है आपकी स्टडी के टाइम में। हो सके तो आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, या अगर चाहते हैं तो शॉर्ट में कहीं लिख के इसको चिपका लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सक्सेस मंत्रा। देखिए, ये मेरी थ्योरी है, 4C थ्योरी कह के मैं इसको बुलाता हूँ। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, या मैं कहूँ दुनिया के किसी भी फील्ड में अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो मैं इस 4C थ्योरी को बहुत मान्यता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। इसका मतलब क्या है? क्लैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखिए, IAS का एग्ज़ाम भी है, PCS का भी है, बैंकिंग का भी है, SSC का भी है, पुलिस का भी है, और इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। अब एक एग्ज़ाम है आपका IAS का, दूसरा एग्ज़ाम मैं मान के चलता हूँ आपका बैंकिंग का है, तीसरा एग्ज़ाम मान के चलता हूँ मैं पुलिस का है। देखिए, ये तीनों एग्ज़ाम, उनका सिलेबस पूरा अलग है, उनका जो स्ट्रक्चर है पूरा अलग है, और उनकी जो टफनेस है वो एग्ज़ाम की अलग अलग है। तो कोशिश करना है कि हम प्रिपेयर करें। ऐसे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जिनका मोटा मोटा सिलेबस एंड स्ट्रेंथ जो है सेम रहती है। अपने आप को क्लियर करें कि मुझे करना क्या है। तो क्लियरिटी माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, कमिटमेंट। देखिए, कमिटमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। कमिटमेंट का मतलब है कि आपने जो कर लिया कि भाई मुझे क्लियर हो गया, मुझे IAS बनना है, इट इज़ क्लियर, तो अपने आप से प्रोमिस करना है, आपको कमिटमेंट करना है कि मुझे अब ये करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नो सेकंड ऑप्शन। तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा। नंबर थर्ड, इट इज़ कंसंट्रेशन। देखिए, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जब तक आप पूरी तरह से फोकस नहीं होंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है बहुत जी ज़रूरी है। और फोर्थ C, दैट इज़ कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। देखिए, एक लगातार निरंतरता जीवन में बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप आज पढ़ने बैठोगे, 2 दिन का ब्रेक, फिर पढ़ने बैठोगे, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपके लिए कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, निरंतरता आपको करनी है। अगर इन केस आपको अपने टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल में कभी ऐसा लगता है कि भाई आज मैं 2 घंटे कम पढ़ा हूँ, तो बोला मुझे इस वीकेंड में कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड को कवर अप करना है, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी है एंड कंटिन्यूटी, एंड जो आपने सोचा है उसके प्रति कमिटमेंट है। देखिए, कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ाम के लिए भी और पर्सनल किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर। देखिए, किसी भी चीज़ के प्रति इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। पता नहीं यार पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, जी नहीं, आपको पास होना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिलीफ बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं कर लूँगा। भाई तभी तो आपने अपना क्लियरिटी लिया है, आपने अपना फील्ड खुद चुना है। जब ये सब चीज़ आपने चुनी है तो इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जो नेगेटिव लोग हैं वो बहुत सारी कमियां निकाल लेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव होना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेडिकेशन। डेडिकेशन, कमिटमेंट, आपको उस के प्रति डेडिकेट होना पड़ेगा।
इंटीग्रिटी। देखिए आपको पता है और आपके दिल में क्लियरिटी पता है कि भाई मुझे क्या करना है, मैं कितना कर पा रहा हूँ, जो मुझे करना है इसके लिए कर पा रहा हूँ या नहीं भी कर पा रहा हूँ। देखिए कुछ मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको पता है कि एक्चुअली मैं आईएएस के एग्ज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टेटस सिंबल के लिए वो लगे हुए हैं 10 साल से कि भाई मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि बोला मेरे चाचा का लड़का कर रहा था, मेरे चाचा का लड़का बन गया तो इसलिए मेरे पे प्रेशर है कि मुझे भी आईएएस बनना है। यानी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रखी हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना। तो इंटीग्रिटी, अपने प्रति ईमानदार रहना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। एग्जीक्यूशन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम भी देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाती है लेकिन सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं प्राप्त कर पाती। तो एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, यानी आपको इम्प्लीमेंट किस टाइप से करना है उसका बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस, देखिए सूझबूझ, आप सबको पता है कि हमारे सबके पास 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनके पास एक 6th सेंस होती है, दैट इज़ कॉमन सेंस। यानी आप सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो आपकी सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डोंट क्विट, देखिए जीवन में कभी भी आपको क्विट नहीं करना है। जब आपने शुरू किया है, आपने एक मकड़ी की कहानी सुनी होगी कि एक राजा छिपा बैठा था, उसने देखा मकड़ी कई बार ऊपर चढ़ रही है, गिर जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, फिर गिर जा रही है। तो उस कहानी से उसने क्या सीखा, 10, 15, 20 बार चढ़ने के बाद वो वापस ऊपर पहुंच जाती है, चढ़ जाती है जहाँ उसको जाना होता है। तो राजा ने बोला छोटी सी मकड़ी चढ़ सकती है तो वाई नॉट मी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो बाहर आया, उसने वापस अपने साहस जुटाया और वो युद्ध वो जीत गया। तो इसको कहते हैं कि आपको क्विट नहीं करना है। आपको हमेशा, सक्सेस एक्चुअली आती कहाँ से है, फेलियर्स से आती है सक्सेस। कहते हैं कि एडिसन्स जो है 10,000 बार फेल हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन फिर सक्सेस ऐसी आई कि आज तक एडिसन का नाम फेमस है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने मिलेंगे। आपको क्विट नहीं करना है, गिर गए हो तो उठना है, बाउंस बैक करना है। स्ट्रॉन्ग द फाउंडेशन, देखिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में बेस मजबूत नहीं है तो फर्स्ट आपको अपना बेस या अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है। उसी के बाद आपको ये टाइम टेबल सब चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नो ईगो, नो फियर ऑफ फेलियर, नो टुमारो एंड अवॉइड नेगेटिव एनवायरनमेंट। आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, डोंट्स में आती हैं। हाउ टू मेक अ टाइम टेबल एंड हाउ टू एग्जीक्यूट टाइम मैनेजमेंट के साथ। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, देखिए आपको खुद डिसाइड करना है कि डेली और वीकली बेसिस पे मैं कितना टाइम अपने लिए पढ़ाई के लिए निकाल सकता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पूरी तरह घर पे हैं या आप कोचिंग या स्कूल जाते हैं, तो उस टाइम के अलावा आपके पास कितना टाइम बचता है, उसका आपको कैसे यूटिलाइज करना है। सब्जेक्ट कितने आपको पढ़ने हैं और हाउ इज़ योर बेस, आपका बेस या फाउंडेशन जो है वो क्या है। तो देखिए मैं एक अप्रोक्स ±5% लेके एक टाइम मैनेजमेंट बनाया है आप लोगों के लिए कि आप अगर आपका मैथ और रीजनिंग बेस्ट है तो आप इसको 25% लेके चल सकते हैं। और अगर आपका मैथ और रीजनिंग एवरेज कंडीशन में है आपको, तो इसलिए मैंने इसमें 30% ±5% दिया है मैथ और रीजनिंग के लिए। इंग्लिश 25% ±5%। जीके में स्टैटिक भी आती है और करंट भी आती है, तो जनरल साइंस भी सब इसी के अंदर कवर होते हैं। तो आप 15% और ±5% लेके चल सकते हैं। यदि आपकी इंग्लिश वेरी गुड है तो आप इसको 20 और 20 में भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपकी जीके थोड़ा डाउन है। तो ये सब कुछ आपके सब्जेक्ट के वेटेज के ऊपर कि जो आपको एग्ज़ाम देना है उसमें किस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है। अगर ये मैं एक कॉमन बना के चल रहा हूँ, उसके बाद भी आपको किसी पॉइंट में ऐसा लगता है कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और इसके आधार पे कोई स्पेशल टाइम टेबल मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसके आधार पे एक आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट का टाइम टेबल बना के दे दूँगा। लेकिन बेस्ट होता है टाइम टेबल आदमी खुद अपने हिसाब से बनाए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2 घंटे की स्टडी के बाद आपको कोशिश करनी है कि 15 से 20 मिनट का ब्रेक लिया जाए। देखिए आपको टाइम टेबल इस टाइप से बनानी है। कुछ आपके सब्जेक्ट मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स भी अलग से डाल दिया है। तो जो जीके है मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, एक साथ ना पढ़ के अलग अलग पढ़ लेना उसको। और आपको कुछ टाइम दिन में अपने उस टॉपिक पे देना है जो आपकी वीकनेस है, यानी जो आपको हार्ड लगता है या जहाँ पे आपकी वीकनेस है, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 1 घंटा डेली देना ही देना है। तो ये मैं 2-3 तरह से लेके आया हूँ। देखिए जो ये वाला पॉइंट रहेगा ये रहेगा जिन बच्चों के पास
9 से 10 घंटे का डेली टाइम है। ये उनके पर लिए रहेगा, इनके पास 5 से 6 घंटे का टाइम मैक्सिमम, यानी जो स्कूल और कॉलेज या जॉब करते हैं। और यहाँ पे वो बच्चे हैं जो 12 से लेकर 13 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए एक दिन में डिवोट कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप एज़ पर टाइम टेबल, एज़ पर रेशियो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कोशिश करनी है कि आपको हार्ड सब्जेक्ट अगर 2 लगते हैं तो उनको एक साथ लेके ना पढ़ा जाए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जब भी आप पढ़ने बैठें, आपके पास 1 या 2 बुक प्लस प्रीवियस ईयर्स अगर अनसोल्ड पेपर्स हैं तो वो लेके साथ में बैठें और नोट्स बनाएं। ऐसा करने से आपको क्या है ना, एक बहुआयामी विकल्प मिल जाएंगे, क्योंकि एक बुक का और दूसरे बुक से अगर आप देखोगे 2 बुक में कुछ पॉइंट्स सेपरेट होते हैं, और उनके साथ में अगर आप अनसोल्ड या सोल्ड पेपर भी लेके बैठ जाओगे, उसके साथ में आप अपने 1 लाइनर नोट्स बनाओगे ना, तो वो नोट्स आपके कई किताबों के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आपके सफल होने की चांसेस जो हैं वो लगभग जो 100% होते थे वो 150 से 180% हो जाएंगे। यानी 50 से 80% आपका यहाँ पर बोनस मिल जाएगा अगर आप इस टाइप से अपनी स्टडी करते हैं। तो ये टाइम टेबल जस्ट मैंने एक आवर्स बनाने के लिए दिखाया कि आप 2 घंटे मैथ पे दे सकते हैं, 1 घंटे जीके पे, 1 घंटा रीजनिंग में। इसमें आपको अपना टाइम एक्सक्लूड करना है, जो मॉर्निंग में आपका मॉर्निंग वॉकिंग टाइम हो सकता है, आपका फ्रेश होने का टाइमिंग है, नाश्ते का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, वो सब मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 1 घंटा मिनिमम आपको उस टॉपिक पे देना है जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, और कोशिश कीजिएगा उस टॉपिक को लास्ट में लेने के लिए, क्योंकि जब आप ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको नींद आने में भी आसानी हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर, संडे रिवीजन करना है। देखिए, मंडे टू सैटरडे आपको अपने जो टॉपिक्स हैं और जो भी आपको टाइम टेबल दिया है उसके आधार पे काम करना है। आपको संडे पूरा कोशिश करना है कि हो सकता है कि 2-3 घंटे के लिए आप कहीं बाहर घूमने चले जाएं, आउटिंग करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठें, गपशप करें, सब चलेगा, लेकिन आपको उस दिन कोशिश करना है 3 से 4 घंटे तो मिनिमम रिवीजन करना ही करना है हर सब्जेक्ट का। और उसके बाद जो भी हार्ड सब्जेक्ट या टॉपिक है आप 2 घंटे उस पर भी आराम से दे सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन है तो देखिए, कोशिश कीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर नहीं है तो आप टीवी में 15-20 मिनट के लिए न्यूज़ देख लें, तो उससे क्या है ना, आपकी करंट्स जो है वो चालू कंडीशन में रहेगी। आप मैथ का कोई फॉर्मूला मैथ कंप्लीट कर रहे हैं तो मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप सब्जेक्ट वाइज जो भी मैथ के चैप्टर्स हैं आपके, उनको फॉर्मूलेज जो भी बन रहे हैं या जो भी ऐसी कुछ आपको नई थीम समझ में आई या नई ट्रिक समझ में आई, उनको आप चैप्टर वाइज एक पेज पे लिख लीजिए। उसके बाद रीजनिंग में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, तो उन ट्रिक्स को आप लिख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस में ये ट्रिक्स काम कर रही है। अच्छा, और ये ट्रिक्स भी होती है, क्योंकि 1-2 ट्रिक क्या न्यू होती है, तो वो न्यू ट्रिक आपको क्या बताती है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो वो एक्चुअली आदमी कभी भूलता नहीं है। उसके बाद जीके करंट अफेयर्स की मैंने आपको बात कर लिया, नोट्स बनाने हैं 1 लाइनर में, न्यूज़पेपर या न्यूज़ पढ़नी है, और एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन पहले हो सके तो कोई लास्ट हाफ ईयरली की जीके मैगजीन्स आती हैं वो लेके आइए और जस्ट उसको क्विक रिवीजन में डाल लीजिए। इंग्लिश में आप रिवाइज कर सकते हैं, और स्पेशली प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि रीजनिंग इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रैक्टिस करना। आपको जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें एक्टिव पैसिव हैं या प्रीपोजिशन, जो भी कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, या आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने आए, तो उसके लिए आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको टाइम मिले, आपको लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो कुछ भी ऐसी पॉजिटिव बुक पढ़िए जिससे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। आप उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन आपको उन बुक्स में से जो भी आपको पॉजिटिव लगे, यानी आपको पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही पढ़ना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। मिनिमम 60 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एक दिन में 1 घंटा आपको करना ही करना है। मेकिंग नोट्स इज़ मैंडेटरी, नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप पढ़ोगे, और नोट्स भी क्या है, आपको डिवाइड करना है एक कॉपी में ही 4 पार्ट में, मैथ अलग, रीजनिंग अलग, यानी हर सब्जेक्ट अलग अलग। वाइल मैथ्स राइट फॉर्मूला, वॉच न्यूज़पेपर 30 मिनट्स दिन में ही आपको करना ही करना है। प्रैक्टिस सेट्स एंड मॉक टेस्ट, मंथली राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि मंथ में या तो आपको एक मॉक टेस्ट हो, या कोई भी ऐसा ऑनलाइन आप ढूंढ के या जैसे भी चाहें आपको अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, कि जो मैंने पढ़ा उसका एक टेस्ट पेपर बनाना है। अगर कोई आपके आसपास है तो उससे बनवा लीजिए, नहीं है तो खुद एक टेस्ट पेपर बनाइए और उसको आप बिना चीट किए अपने आप कंप्लीट कीजिए, फिर उसको आप इवेल्युएट कीजिए। ये आपको एक, अगर मंथली बेसिस पे भी आप करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल
हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जो आपका डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4-5 बार दे चुके हैं, तो उसका डर भी आपको ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इफ़ वी डू एनीथिंग फॉर कंटिन्यूअस 2 to 3 वीक्स इट बिकम्स हैबिट। अगर कोई भी काम हम 2 से 3 हफ्ते लगातार करते हैं तो देखिए वो हैबिट बन जाता है, हमारी आदत बन जाता है। तो एक बार आपने ये टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट लगभग 20 दिन के लिए फॉलो कर लिया तो ये आपकी हैबिट बन जाएगा, फिर आपको पढ़े बिना नींद भी नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन एक एक पॉइंट इतना कीमती है इसमें, जस्ट आप बोल सकते हो कि डायमंड है। तो आप उसकी वैल्यू और महत्ता को समझते हुए पक्का इस बात को समझेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको इस प्रैक्टिस से, इस टॉपिक से और जो मैंने सक्सेस मंत्र दिया है उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर होता है तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ।